हेलो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे जो कि डिफ़ॉल्ट बेल के ऊपर भी कह सकते हो। रिलेट तो डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट बेल पे करता है जो 167 सीआरपीसी के अंदर है, ठीक है, क्लोज टू में। पर ये केस ये भी बात करता है कि एक बार अगर पुलिस कस्टडी का पीरियड दे दिया गया है, 15 डेज़ लैप्स हो गए हैं, क्या सब्सिक्वेंटली भी पुलिस कस्टडी दी जा सकती है या नहीं। तो इस मुद्दे पे हम ये पूरा थरोली ये केस डिस्कस करेंगे। नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अनुपम कुलकर्णी, ए ऑल इंडिया रिपोर्ट 1992 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी है इसका पूरा नाम। तो ब्रीफ में हम फैक्ट्स जान लेते हैं, क्या रहे हैं फैक्ट्स। तो मिस्टर जो अनुपम कुलकर्णी हैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनको अरेस्ट किया जाता है और प्रोड्यूस किया जाता है बिफोर द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिल्ली, ठीक है, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है एज रिक्वायर्ड अंडर द सेक्शन 167 क्लोज 1 सीआरपीसी। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या बोलता है इसमें, हैड फॉर्म्ड अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सेंट्रल सीबीआई ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल फॉर्म किया है टू इन्वेस्टिगेट द केस। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द श्री कुलकर्णी वॉज, ठीक है, अभी वो जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, ठीक है, उसी दौरान, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए तो पुलिस कस्टडी होती है, द लॉजिक बिहाइंड टू गिविंग द पुलिस कस्टडी इज़ टू कलेक्ट द फैक्ट्स और डू द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पज होता है टू कलेक्ट द एविडेंसेस, टू फुलफिल दैट मोटो, ठीक है। इस पर्पज से मैक्सिमम लिमिट है 15 डेज़, ठीक है। इन थियोरी है 15 डेज़, इन प्रैक्टिकल है क्योंकि एक दिन जो प्रोड्यूस किया जाता है बिफोर द मैजिस्ट्रेट और जर्नी वर्नी को एक्सक्लूड कर दिया जाता है और बाकी इन प्रैक्टिकल 14 डेज़ का रहता है, ठीक है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन क्या डिस्कवर हुआ कि कुलकर्णी जो है एक किसी अन्य क्राइम से भी एसोसिएट है, ठीक है। किसमें वो है, डायमंड के व्यापारी थे कुछ 3-4 लोग उनके अबडक्शन के केस में, ठीक है, हु वर किडनैप्ड फ्रॉम द मुंबई एंड ब्रोट टू दिल्ली इन 1990s में। ही प्रिटेंडेड टू सीक, ठीक है, ये था। पर उसने क्या किया, कुलकर्णी ने, ही प्रिटेंडेड टू सीक एंड वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर हिज ट्रीटमेंट, ठीक है। वो प्रिटेंड किया कि ही इज़ नॉट फीलिंग वेल और उस हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सीबीआई कुलकर्णी वॉज अगेन रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सीबीआई की रिक्वेस्ट पे उसको दोबारा से जुडिशियल कस्टडी में ले लिया टिल 11 अक्टूबर। देर आफ्टर ही वॉज सेंट टू जेल। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अप्लाई टू चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फॉर पुलिस कस्टडी, क्योंकि जब ऑब्वियस लॉजिक ये है, क्योंकि एक जो उसका कुछ भी अपराध रहा होगा ए ऑफेंस के लिए, ठीक है, उसको बाकायदा पुलिस कस्टडी दे दी गई है। और ड्यूरिंग दैट इन्वेस्टिगेशन इट सेल्फ रिवील दैट पर्सन इज़, और मतलब जब ख़त्म होने पे आया था वो 15 दिन का पीरियड एंड पॉइंट पे, तब उनको पता लगा कि ये तो किसी अन्य क्राइम में भी संलिप्त था, ठीक है। इसलिए उन्होंने दोबारा से, जो सीबीआई है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से कि हमें पुलिस कस्टडी दे दी जाए। द पुलिस कस्टडी कुड नॉट टेक हिम इनटू कस्टडी बिकॉज ऑफ हिज एडमिशन इन द हॉस्पिटल, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई नहीं कर सकते। द रिमांड ऑफ कुलकर्णी इन पुलिस कस्टडी वॉज रिफ्यूज्ड बाय द कोर्ट रिलाइंग ऑन द जजमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। जो प्रीवियस जजमेंट थी 80s की, जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन धर्मपाल की थी, ए रिवीजन पिटिशन वॉज फाइल्ड बिफोर द हाई कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, रिवीजन जो हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट का मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन पिटिशन फाइल की, ठीक है, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। द दिल्ली हाई कोर्ट डिड नॉट डिसाइड whether or not a person can still remanded to police custody by magistrate after the expiry of initial 15 days. Thereafter, it granted the accused bail without deciding the issue. Subsequently, the order of a high court was challenged by the CBI, ठीक है, ठीक है। एक इशू पेंडिंग पड़ा है और उस इशू को पेंडिंग
मतलब कि उसको डिज़ोल्व किए बगैर ही, ठीक है, बेल ग्रांट कर दिया गया है, तो उसी इन्हीं के ऊपर इशू फ्रेम होते हैं। आगे जो इशू फ्रेम होंगे और जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को सीबीआई ने चैलेंज किया बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इशू क्या थे देख लेते हैं। वेदर अ पर्सन अरेस्टेड and produced before the nearest magistrate as required under the section 167 clause 1 CRPC can still be remanded to police custody after the expiry of initial 15 days। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये है, सिंपल लैंग्वेज में ये है कि अगर 15 दिन ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट की कि उसके सामने प्रेजेंट करना है और फिर पुलिस कस्टडी उससे लेनी है मजिस्ट्रेट से, ठीक है, अपने आप थोड़ी लेगा, मजिस्ट्रेट ही देगा ना कस्टडी कितने दिन की। तो अगर वो पीरियड ख़त्म हो जाता है, क्या देर इज़ एनी अदर अल्टरनेट की पुलिस कस्टडी मिल सके। ठीक है, फिर सेकेंड इशू ये है, वेदर अ पर्सन अरेस्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑफेंस कमिटेड बाय हिम ड्यूरिंग एन अकरेंस can be detained again in police custody with respect to another offence committed by him in the same case whether the fact come to the light after the expiry of 15 days of his arrest। ठीक है, और दूसरा ये है इशू कि जो भाई अगर एक अपराध के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पुलिस कस्टडी, क्योंकि पुलिस कस्टडी के दौरान ही इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो अगर और वो एट द एंड ऑफ दिस 15 डेज, ठीक है, एक्सपायर हो गया है और पता चलता है कि ये पर्सन जो है अन्य किसी अपराध में भी लिप्त है, संलिप्त है, इंडल्ज है, तो क्या पुलिस कस्टडी मिल सकती है या नहीं। ठीक है, फर्दर फिर थर्ड इशू है, डिड द हाई कोर्ट एरर इन ग्रांटिंग द बेल टू श्री कुलकर्णी विदाउट डिसाइडिंग द क्वेश्चन ऑफ वेदर ही कैन रिमांड टू पुलिस कस्टडी एज प्रेयर्ड फॉर द सीबीआई। ठीक है, ये एक थर्ड इशू बना दिया गया है कि इशू पेंडिंग पड़ा है, क्या फिर भी बेल ग्रांट की जा सकती है नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर क्या है। द एडिशनल सोलिसिटर जनरल्स अपीयरिंग फॉर द सीबीआई चैलेंज द ऑर्डर फॉर द हाई कोर्ट कंटेंडेड दैट द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एरर्ड इज नॉट ग्रांटिंग पुलिस कस्टडी। ठीक है, धर्मपाल्स केस ऑन विच ही प्लेस्ड रिलायंस वॉज रॉन्गली डिसाइडेड। द हाई कोर्ट erred in granting bail to Kulkarni without deciding the question whether he can be remanded to police custody. A combined reading of 167 clause 2 and the proviso therein would make it clear that if for any reason the police custody could not be obtained during the period of first 15 days, yet a remand to the police custody even later was not precluded। ठीक है, तो इसमें बता दिया गया है कि अगर किसी वजह से जो पुलिस, ठीक है, किसी भी रीजन से पुलिस कस्टडी ऑब्टेन नहीं की गई है विद इन द पहले जो 15 दिनों के लिए, ठीक है, तो येट ए रिमांड टू द पुलिस कस्टडी, ठीक है, तब फिर भी पुलिस कस्टडी मिल सकती है, रिमांड मिल सकता है, पुलिस रिमांड मिल सकता है, इवन लेटर वॉज नॉट प्रिक्लूडेड। ठीक है, जो बाद का जो एक बार है कि 15 दिन लैप्स होने के बाद फिर नहीं मिल सकता, या फिर इनिशियल 15 डेज में लेना चाहिए था, बीच में नहीं ले सकते, तो इन टोटल 15 डेज हैं एक पर्टिकुलर उसके लिए। ठीक है, तो ये बोलता है कि कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम देयर कुड बी cases where remand in police custody would become absolutely necessary at a later stage. He also submitted that in case of a grave nature it would be impossible for the police to gather all material facts within the first 15 days, and if some valuable information is disclosed at a later stage and if the police custody is denied custody, the investigation will hampered and will result in failure of justice। Contention of the respondent क्या है? Shri Ram Jethmalani, counsel for the respondent, accused submitted that Section 167 CRPC is clear and police custody, if at all granted by the magistrate, should only be during the period of first 15 days। इनका आर्ग्यूमेंट भी सही है, क्योंकि अननेसेसरली जो कस्टोडियल टॉर्चर होते हैं और पुलिस हरेसमेंट होती है, तो उसके कंटेक्स्ट में ये जो सेफ गार्ड रखा गया है 15 डेज का पीरियड, तो according to that respondent contention is also valid from the date of the production of the accused before the magistrate and not later than that the subsequent custody, if any, should only be judicial custody, and the question of granting police custody after the expiry of first 15 days remand did not rise। ठीक है, उसने तो मना ही कर दिया साफ साफ। फिर जजमेंट देख लेते हैं क्या रही। आफ्टर लेंदी
lengthy trial, the case was heard by the Delhi High Court, which held that the prosecution had successfully proved the charge against Kulkarni and his associate, including the abduction, criminal conspiracy, extortion, etc. ठीक है, जैसे कि एक पहले ऑफेंस था कुलकर्णी के अगेंस्ट, फिर बाद में पता चला इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड इन द क्राइम अगेंस्ट द जो डायमंड्स व्यापारी हैं उनके अबडक्शन के केसेस भी हैं, किडनैपिंग, विडनैपिंग, कॉन्स्पिरेसी, एक्सेट्रा, एक्सटोर्शन वगैरह के ऑफेंसेस भी हैं. तो कुलकर्णी अपील्ड अगेंस्ट द डिसीजन इन द सुप्रीम कोर्ट which upheld the lower court verdict and sentenced him to 7-year rigorous imprisonment and a fine of 50,000. The court referred to Section 167 CRPC, which elaborate in detail the procedure to be followed when the investigation cannot be completed in 24 hours. Article 22, Clause 2 of the Constitution of India and 57 of the CRPC mandate that every person who is arrested and detained in police custody shall be produced before the nearest magistrate within the 24 hours of his arrest, excluding the necessary time of journey and place of arrest to the magistrate. ठीक है. Such magistrate may or may not have jurisdiction to try the case. If judicial magistrate is not available, then the police officer may transmit the arrested accused to the nearest executive magistrate. Executive magistrate को पुलिस कस्टडी देने का कितना दिन का राइट है, वो है 7 days का. ठीक है, मैक्सिमम लिमिट. द जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड इन सच कस्टडी, ईदर पुलिस और जुडिशियल, बट कैन नॉट एक्सीड 15 days. विद इन दिस पीरियड ही कैन ऑर्डर चेंज in the nature of the custody either from police to judicial or vice versa. The executive magistrate is empowered to authorize the detention either in police or judicial custody only for a week. But after 1 week he should transmit to the nearest judicial magistrate कि जिसको ट्रायल वाकई में ट्राई करना है या इलाका मजिस्ट्रेट है उसको जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है बाउंड टू ट्रांसमिट द केस along with the record. When the arrest accused is transmitted to the judicial magistrate for the remaining period, he may authorize further detention either to police or judicial custody. There cannot be any detention in the police custody after the expiry of 15 days. In case where more offences either serious or otherwise committed by him in the same transaction, even when it comes to the light at a later stage. This does not apply if the same arrested person is involved in a different case arising out of a different transaction. If the investigation is not completed within the period of 90 or 60 days, the accused has to release on the bail as provided under the proviso to section 167 clause 2. ठीक है, अगर एक इन्वेस्टिगेशन थी और उस इन्वेस्टिगेशन का जो चार्ज है या फिर ऑफेंस है उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि उसका तो जो चार्ज फ्रेम होगा वो तो स्पेसिफिकली अलग होगा और चार्जशीट जो प्रेजेंट की जाएगी, चालान पेश किया जाएगा, तो उसके बेसिस पे तो बेल मिलती है 167 क्लोज 2. अगर नहीं किया गया तो डिफ़ॉल्ट बेल मिलेगी, अगर कर दिया तो फिर तो ट्रायल कॉन्ग्निजेंस लेगा और ट्रायल शुरू हो जाएगा उसका. तो ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है कि वेट करेगा भाई दूसरा ऑफेंस भी हो गया तो, लेकिन उस मैटर में तो उसको बेल मिल जाएगी. कहने का मतलब ये है. आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 15 days द अक्यूज शैल नॉट बी सेंट टू जुडिशियल कस्टडी. Here in this case the accused has already been in the police custody for 15 days and therefore he could not be remanded to police custody either under 167 or 309. 167 तो है प्री कॉग्निजेंस वाला स्टेज है, 309 है पोस्ट कॉग्निजेंस वाला स्टेज है. ठीक, द कोर्ट reaffirmed the decision in the case of Dharampal where it stated that the custody after the expiry of 15 days can only be in judicial custody. The court also stated that detentions in the police custody is generally disfavored by law. ठीक है, क्योंकि disfavored by law क्यों किया गया है? क्योंकि कस्टोडियल डेथ होती है, टॉर्चर, पुलिस टॉर्चर होते हैं, इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता है. ठीक है, और एक्सटोर्शन, कन्फेशन जो होती है वो भी एक तरीके से टॉर्चर से निकलवाई जाती है. सच 3rd degree torture जिसे बोलते हैं. Such detention can be allowed only in special circumstances and only by a remand granted by the magistrate for reasons judicially scrutinized and for the necessity of the case. Also, the court held that even during the investigation, the complicity of the accused is more serious offences during the same occurrence is disclosed. That does not authorize the police to ask for police custody for further period after the expiry of 15 days. If that is the permitted, then the police can go adding
एडिंग ऑफेंसेज ऑफ द सीरियस नेचर एंड वेरियस स्टेज एंड सीक फर्दर डिटेंशन इन द पुलिस कस्टडी, क्योंकि इसका भी मिस यूज़ किया जा सकता है ना कि अनलेस अननेसेसरली उसको इंडल्ज कर दिया जाए कि अरे इसने तो एक और ऑफेंस किया, अरे इसने तो एक और ऑफेंस किया था, पुलिस कस्टडी कर लेते रहेंगे और उसके ऊपर भयानक सा टॉर्चर कर देंगे. बट दिस लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई to different occurrence in which complicity of the arrested accused is disclosed. That would be a different transaction. Thus, the Supreme Court in this case firmly held that after the expiry of first 15 days, the further remand during the period of investigation can only be in judicial custody. ठीक है, 15 जो दिन ख़त्म हो गए हैं पुलिस कस्टडी के बाद एक पर्टिकुलर ऑफेंस में, तो उसका जो फर्दर रिमांड होगा वो सिर्फ केवल और केवल जुडिशियल कस्टडी होगा. कंक्लूजन क्या है? द अपील्स वर डिसमिस्ड एंड द सुप्रीम कोर्ट अफर्म द वर्डिक्ट ऑफ द लोअर कोर्ट एंड फाउंड अनुपम जय कुलकर्णी गिल्टी ऑफ अब्डक्शन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड एक्सटॉर्शन. The scheme of Section 167 is intended to protect the accused from the method which may be adopted by some overzealous and unscrupulous police officer. The legislature, however, disfavor even the prolonged judicial custody during investigation after the expiry of the first 15 days. The further remand during the period of investigation can only be in judicial custody. But this bar does not apply if the same arrested person is involved in the different case arising out of a different transaction. So that's all the case. मुझे आशा है कि इस केस के आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आए होंगे और लॉजिक बिहाइंड द 167 का क्या है और जो पुलिस कस्टडी क्यों दी जाती है, जुडिशियल कस्टडी क्यों दी जाती है, वो भी आपको आई होप कि यू अंडरस्टैंड इट. So please like this channel and subscribe. I hope you're doing well. Okay, bye bye, take care.